हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च श्रेणी के जंतुओं में और पादपों में पाया जाता है। और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव होते हैं वह अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव या जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको हाइब्रिड भी कहा जाता है। लैंगिक जनन के लिए यह अनिवार्य होता है कि इसमें दो विभिन्न प्रकार के युग्मक या गैमीटों का आपस में फ्यूजन हो और फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद जाइगोट बने और फिर आगे का डेवलपमेंट हो। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आज लैंगिक जनन के बारे में कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में पहले बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन के लिए यह अनिवार्य होता है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमीट फ्यूज होते हैं और ये जो गैमीट होते हैं उनको नर युग्मक और मादा युग्मक कहा जाता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि किसी जीव में नर जीव अलग हो और मादा जीव अलग हो, नर जीव में नर युग्मक का निर्माण हो और मादा जीव में मादा युग्मक का निर्माण हो। और यह भी कंडीशंस हो सकता है कि जो जीव है वह द्विलिंगी हो। अगर कोई जीव द्विलिंगी होगा तो एक ही जीव के शरीर में नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सबसे पहला जो इसका फीचर है, इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हायर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब यह है कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह हायर ऑर्गेनिजम्स का, उच्च श्रेणी के जंतुओं का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है, इट डेवलप्स जेनेटिक वेरिएशंस नेचुरली। इसका मतलब यह है कि लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं या जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस होता है। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब है कि कभी भी लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव अपने जनक के एकदम 100% एक समान नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इनको क्लोन्स नहीं कहा जाता है। और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं, तो मान लीजिए एक से अधिक जीव उत्पन्न हुए तो वह जीव भी आपस में समान नहीं होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वह लैंगिक जनन के कारण ही होते हैं। इसका जो तीसरा फीचर है वह है इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि लैंगिक जनन के द्वारा जीवों में परिवर्तन आते चले जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि जब लाखों करोड़ों वर्षों में यह जो परिवर्तन है वो एकत्रित हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि नई स्पीशीज़ का या नई जातियों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जीवों में जो वेरिएशंस होते हैं या जो नई जातियों का जो निर्माण हुआ तो वह लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप ही हुआ। और इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इसके अगले फीचर पर चलते हैं। इसका अगला फीचर है ऑल ऑफ स्प्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अनदर। इसका मतलब क्या है कि जो संतानें उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन के द्वारा वह संतानें क्या होती हैं कि वह जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब हो गया कि आनुवांशिक रूप से कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर मनुष्यों में ही देख लें कि जो बच्चे होते हैं तो वह अपने माँ बाप के गुण तो उसमें होते हैं लेकिन एकदम 100% गुण अपने माँ बाप के जैसे नहीं हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ जेनेटिकली डिफरेंट अवश्य पाया जाता है उनके पेरेंट की तुलना में। और जो लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं या हम उसको दूसरे शब्दों में कहें कि मान लीजिए दो भाई हैं, बहन हैं, तो एक ही माँ बाप की संतान हैं वो,
लेकिन फिर भी क्या होती है कि उसमें बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें अपने पेरेंट्स से वेरिएशंस होते हैं, और वह जो संतानें हैं वह आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यह लैंगिक जनन के कारण ही होता है। और इसका जो अगला फीचर है बाई पेरेंटल। तो बाई पेरेंटल का मतलब क्या है कि लैंगिक जनन की जो क्रिया है इसके लिए हमेशा दो पेरेंट का होना अनिवार्य है। दो पेरेंट हो, मतलब नर या मादा हो, अथवा यह भी हो सकता है कि एक ही जीव हो लेकिन उसके अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण हो। उदाहरण के तौर पर जैसे जो केचुआ होता है, केचुआ या अर्थवर्म। केचुआ क्या है? केचुआ एक द्विलिंगी जीव है। द्विलिंगी जीव का मतलब क्या होता है कि इसके शरीर के कुछ हिस्सों में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कुछ हिस्सों में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक ही जीव के अंदर नर और मादा जननांग पाए जाते हैं और इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए यह अनिवार्य है कि इसमें दो पेरेंट हों, तो दो पेरेंट हों या एक ही जीव के अंदर दो अलग अलग प्रकार के गैमीट या युग्मकों का निर्माण हो। तो यह इसके इम्पॉर्टेंट फीचर हैं लैंगिक जनन के। अब इसका जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है और यहाँ पर जो शार्ट में इसको लिखा भी गया है, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुने इसको। देखिए स्टूडेंट, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट या वयस्क का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जीव सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है और उस मेच्योरिटी के बाद क्या होता है कि उसमें युग्मकों का या गैमीट का निर्माण होना शुरू हो जाए, तो उसको एडल्ट कहा जाता है। तो जो जीव होता है वो क्या होता है, वह डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जब किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n हो, तो n और 2n को यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए 2n को डिप्लॉयड या द्विगुणित कहा जाता है और जो n होता है n को हैप्लॉयड कहा जाता है। इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि होमो सैपियंस जो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और यह जो गुणसूत्र होते हैं यह शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। तो इस कंडीशंस को डिप्लॉयड या द्विगुणित कहा जाता है। और जब यह संख्या हाफ हो जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे मनुष्यों में, और जो है इसमें क्या होता है कि नर और मादा में, तो नर में क्या होता है शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है और मादा में क्या होता है कि अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। तो स्पर्म और ओवम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 ना होकर के 23 होती है। तो अब यहाँ पर यह जो कंडीशन है इसको हम लोग हैप्लॉयड या कहेंगे, या इसको हम n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे या x के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्रों की संख्या 46 है उसको द्विगुणित या डिप्लॉयड कहा जाएगा, और जब गैमीट्स में या स्पर्म और ओवम में गुणसूत्रों की संख्या 23 है तो उसको हैप्लॉयड कहा जाएगा या अगुणित कहा जाएगा। इसको हम लोग स्मॉल n या स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर जो एडल्ट हैं वो कैसे हैं, मेल और फीमेल। ये जो साइन बना हुआ है ये साइन मेल का है और जो है ये साइन फीमेल का है। एक बार फिर से देखें, जो मेल होते हैं तो मेल को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेल का साइन होता है और इसी प्रकार से यह जो साइन होता है ये फीमेल का साइन होता है, या फीमेल जीव को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मेल जीव को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एडल्ट हैं, नर और मादा हैं या मेल और फीमेल हैं, क्या हो रहा है, ये दोनों डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब इनके शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n है। और फिर क्या होता है कि इनके जनन अंगों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मकों का या गैमीट का निर्माण होता है। अब
यह जो है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो नई सेल बनती हैं उन सेल्स को डॉटर सेल कहा जाता है। जिस सेल के विभाजन से बनती हैं उसको मदर सेल कहा जाता है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अर्धसूत्री कोश का विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है और इन चारों सेलों में गुणसूत्रों की संख्या इसके मदर सेल की तुलना में आधी हो जाती है। इसको मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें कि मेल और फीमेल में क्या हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ। इससे क्या बना, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n हो गई और फीमेल में ओवम का निर्माण हुआ और ओवम में भी गुणसूत्रों की संख्या n हो गई या ये दोनों हैप्लॉइड हो गए। इसके बाद क्या होगा कि स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन की परिभाषा क्या हो गई कि नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और चूंकि यह गैमीट दोनों हैप्लॉइड होते हैं तो यह दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो n+n और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको 2n बोलते हैं या इसको जाइगोट कहा जाता है। और क्या होता है कि अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट में डेवलपमेंट होता है या इसको एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है। क्योंकि जो जाइगोट है वो कैसा है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है और फिर इसमें जो डेवलपमेंट होना है या जो एम्ब्रियोजेनेसिस होना है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मदर सेल के समान होती है। इसका मतलब यह हुआ, इसको इस तरीके से समझें कि एक जो छोटा सा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो वह क्यों? क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जीवों में वृद्धि होता है और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जीवों में क्या होता है, गैमीट या युग्मकों का निर्माण होता है जिससे लैंगिक जन्म बाद में जीवों में होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस या माइटोसिस के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो संतान बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और जो है बाद में वह वयस्क या मैच्योर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का एक जो है एक प्रोसेस पता है कि किस तरीके से यह मैकेनिज्म या प्रक्रिया कैसे होती है। और यहाँ पर देखें जो इसको यहाँ पर वही लिखा भी गया है। अब हम जो है थोड़ा सा बात करते हैं कि कोई भी जो जीव होता है तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं, या हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं किसी भी जीव के का जो जीवन होता है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से फेज होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फेजेज इन लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है उसी को लाइफ साइकिल कहा जाता है या उसको लाइफ स्पान भी कहा जाता है। तो जीवों में क्या होता है कि उनके लाइफ साइकिल में 3 फेज होते हैं। इसमें जो सबसे पहला फेज है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जुवेनाइल फेज। और स्टूडेंट्स जुवेनाइल फेज को प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है। तो जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज है क्या, इसकी परिभाषा देखिए लिखा हुआ है द पीरियड बिटवीन बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जुवेनाइल अवस्था या जुवेनाइल पीरियड किसी भी जीव में उसके जन्म से लेकर के जब तक वह जीव सेक्सुअली मैच्योर ना हो जाए तो इसके बीच की जो अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि
इसको मनुष्यों के केस में हम आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब जो है किशोरावस्था के बाद उनमें फिर से जो है क्या होता है कि उनमें गैमीट का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाए। मतलब उसमें अगर जो है मेल है तो स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाए, और फीमेल है तो उसमें जो है ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाए। तो इस अवस्था को कहा जाता है जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज। और ये जो पीरियड होता है, यह जो एज होता है, तो मनुष्यों में, लड़कों में क्या होता है कि यह अवस्था 13 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है, और लड़कियों में यह जो है 11 या 12 वर्षों से शुरू होती है, जब वह सेक्सुअली क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। इसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो फेज है उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। और रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होता है कि इस फेज में जो जीव होता है वह क्या करता है कि वह गैमीट्स का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। गैमीट्स मीन्स युग्मक। अगर मेल है तो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, और फीमेल है तो उसमें ओवम का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। और जो है इस फेज में जो जीव होता है वह सेक्सुअली मेच्योर होकर के रिप्रोडक्शन करने योग्य हो जाता है, उसमें रिप्रोडक्शन होने लगता है। और जो लाइफ साइकिल का जो तीसरा फेज है उसको सेंसेंट फेज कहा जाता है, या इसका एक और नाम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन के बाद या किसी भी जीव में जब रिप्रोडक्शन का जो एज है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें लॉस होता जाए, कम होता जाए, तो उसको जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, या सेनेस्सेंट फेज कहा जाता है। लिखा हुआ है एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी इज ओवर। मतलब क्या है कि यह जो फेज होता है इसमें जो जीव होता है तो उसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे लो हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और इसको क्या कहा जाता है, सेनेस्सेंट फेज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में देखा। और हमने देखा कि किसी भी जीव का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें कौन कौन से फेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।